नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, आपके मैथ के पीओआई की सीरीज चल रही है। सभी सब्जेक्ट के पीओआई की सीरीज चला रहे हैं, तो आज हम मैथ का पीओआई की सीरीज करेंगे और यह पीओआई की हल सहित रहेगा। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके पेपर में आए हुए प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैथ्स में अगर 30 में से 30 नंबर की तैयारी करना है, 30 में 30 नंबर लाना है, तो सभी लोगों को रफ पेन लेके कापी लेके हल करते जाना है और ये भी देखें किस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि योग का पता लगाना है। 50 90 बटे 64 521 प्लस 89 67 बटे 64 521 प्लस 76 41 बटे 64 521, ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। जब आप देखते हो, जब आपके अंश बटे हर होता है, तो जब हर आपके समान हो, तीनों में देखिए बटे में समान हो, तो ऊपर की संख्याएं जोड़ दी जाती हैं। अर्थात हम क्या करेंगे, 50 90 प्लस 89 67 प्लस 76 41 बटे में 64 521 लिख देंगे। अब इन तीनों को आपको जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा आपका, 21 6 98। तो किस में दिया गया है, 21 6 98 बटे 64 521, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भिन्नों का यह है। भिन्नों का क्या पूछा गया था, योगात्मक पूछा जाएगा। योग जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न से कोई भी पूछा जा सकता है। जोड़ घटाना गुणा भाग में से चारों क्रियाओं में से एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न कि कौन सा विकल्प जो है 19 का गुणज होगा। 13 77 17 20 15 96 15 57। तो 19 का गुणज इनमें कैसे निकालेंगे, सभी लोग बताइएगा। 19 का गुणज के लिए फार्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 19 का गुणज निकालने के लिए 1377 में अगर हम 19 का भाग देते हैं तो हमारा क्या बनता है, 72.47 बचता है। अगर हम 1720 में 19 का भाग देते हैं तो कितना बचता है, 90.52 आएगा। 1596 में अगर 19 का भाग देते हैं तो पूर्णतः 44 पूर्णतः चला जाता है। ये पूरे विभाजित होता है। अगर 1557 में 19 का देखते हैं तो 81.94, मतलब शेषफल बचता है, लेकिन 1596 में भाग देने पर शेषफल नहीं बचता, इसलिए 19 का गुणज क्या हो जाएगा, 1596। जिसमें पूरी तरह से पूरा भाग चला जाए वह पूरी तरह से गुणज कहलाता है। यानी प्रत्येक विकल्प में हमें 19 का भाग देकर देखना पड़ेगा। कोई भी संख्या हो उसी का संख्या भाग देंगे, पूरे तरह अगर विभाजित हो जाएगा तो वह 19 का गुणज कहला जाएगा। एक गुणज का एक फार्मूला होता है, सभी ऑप्शनों में हम उस संख्या का भाग देना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं तृतीय प्रश्न। यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण का अर्थ क्या होता है। क्या आपको पता है? आपको अगर पता हो वीडियो पॉज कर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। यदि आंकड़ों को बढ़ते या घटते समय व्यवस्थित की जाए तो मध्य प्रेक्षण का अर्थ पूछा जा रहा है। देखिए, माध्यिका वह मान होता है जो बढ़ते या घटते क्रम में व्यवस्थित आंकड़ों से ठीक बीच मध्य स्थित हो, उसे माध्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मध्यिका होगा। यदि आंकड़ों को घटते बढ़ते व्यवस्थित किया जाए तो मध्य प्रेक्षण का अर्थ होता है माध्यिका। ठीक है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी परिभाषा पूछ ली गई थी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है और प्रश्न बहुत अच्छा से पूछा गया है। सभी लोगों को ध्यानपूर्वक कमेंट करना है और राइट आंसर बताना है। 10 घंटे 25 मिनट की यात्रा करके सीना 3:45 PM बजे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। क्या है, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। तो इसका आंसर बताइए। उसने अपनी यात्रा में कितने बजे शुरू की थी। उसने जो है अपनी यात्रा कितने बजे शुरू की थी, सभी लोग बताइए। हर प्रश्न का जवाब आना चाहिए, हर प्रश्न का फीडबैक आना चाहिए और सभी को बेहतर तरीके से फीडबैक करना है, ताकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाए तो आपसे बनना चाहिए। ठीक है, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 10 घंटे 25 मिनट की यात्रा करके सीना 3:45 में अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचती है।
तो उसने अपनी यात्रा में कुल कितना समय लिया। देखिए पहुंचने का समय यहाँ पे देखिए, पहले पहुंचने का समय कितना है, 3:45 PM है। तो 24 घंटे में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15:45, 24 घंटे प्रारूप में। कुल समय 10 घंटे 45 मिनट है। तो शुरू करने का 15:45 है, इसमें माइनस 10:25 कर दीजिए, इसमें माइनस 10:25 कर दीजिए। कितना करना है, सिंपल से बता देता हूँ, कुछ नहीं करना है, आपको 24 घंटे घड़ी में कन्वर्ट कर लीजिए और -10 और 25 कर दीजिए बस। तो कितना बचेगा, 5:20। तो 5:20 AM में, तो 5:20 AM यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस प्रकार का एक प्रश्न रखा हुआ है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। 705 × 12.8 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9039। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप x मानकर हम निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमें एक चीज़ करना है, 705 × 12.8 कर लेना है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9024 आ गई। इसको गुणा करने के बाद ये गुणा भाग आपको करना पड़ेगा। अब समीकरण हमारा क्या कह रहा है, इसमें मान रख दीजिए 9024 क्या करना है, जो मतलब ये हमारा ये समीकरण होगा, इसमें मान रख दीजिए। तो 705 × 12.8 का मान क्या आ गया, 9024 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 9039। तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 9039 माइनस 9024 आ जाएगा। तो 39 में 24 करेंगे 15 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 है। तो 15 किस में दिया गया, डी ऑप्शन में दिया गया, तो सही हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। आपको तो एक ये गुणा थोड़ा टफ लगा होगा, बाकी सब सही है। तो ये चीज़ें जितना ज़्यादा आप लोग अभ्यास करेंगे उतना आप सभी के लिए बेहतर होने वाला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। 15 × 16 × 9/8 × 4/8 4/7 × 3/13 × 26/7 × 49 की वैल्यू निकालिए। यानी सिम्प्लीफिकेशन, सरलीकरण का प्रश्न है। इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार हम लिख सकते हैं 15 × 16 × 9/8 × 4/7 × 3/13 × 26/7 × 49। अब देखिए कैसे काटेंगे, 7 एकम 7 7 7 7 49 होता है, 7 से 7 ये कट गया। ठीक है, 4 एकम 4 4 दूनी 8 2 बचा, और ये 26 है ना, तो 13 एकम 13 दूनी 26, 2 से 2 ये कट गया। बचा कितना देखिए, ऊपर ये 15 है, 16 है, 9 और 3, इनको आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 6480, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे देखिए यहाँ पे 3 13 26 7 लिखा हुआ है, 13 13 दूनी 26, 2 से कट जाएगा। ये गुणे 49 था, तो 7 7 49 कट जाएगा, 7 ये 7 से कट जाएगा, तो काफ़ी सारे सरलीकरण हो जाता है। ठीक है, ये दो से काट लेंगे तो हमारी वैल्यू हो गई 6480। तो कुल मिला के काटना छाँटना है, और जितना ज़्यादा काट छाँट लेंगे उतना बेहतर होगा आप सभी के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अब प्यारा सा प्रश्न है तो प्यारा सा आप लोग फीडबैक भी करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे ना। चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाती, 3 गुनी हो जाती है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालिए। यहाँ पे कितना कह रहा है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। देखिए आयु वाले प्रश्न आते हैं, आपको पता है आयु निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 टाइप्स के पूछे जाते हैं, उनको हल कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे आ जाएगा। मान लीजिए कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु x वर्ष
और पिता की 7 गुनी थी तो 7x। ये क्या है, 5 वर्ष पहले है, ध्यान रखना है, 5 वर्ष पहले हमने माना है। पुत्र की x मान लीजिए और पिता की 7 गुनी थी तो 7x हमने मान लिया। अब करा 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। तो पहले वर्तमान आयु निकालना पड़ेगा, 5 वर्ष पहले है तो वर्तमान आयु निकालेंगे तो x धन 5 और 7x धन 5, ये हमारी वर्तमान आई, दोनों को निकल के आई, इसे कहेंगे वर्तमान। इसके बाद कहेगा 5 वर्ष बाद, इसमें 5 और जोड़िए, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा, ये x प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 7x प्लस 10 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार करिए, प्रश्नानुसार हमारा कह रहा है 7x प्लस 10 बराबर कितना है, 3x प्लस 10, अर्थात प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो पुत्र की आयु की 3 तिगुना हमने कर दिया, पुत्र की आयु को हमने क्या कर दिया, तिगुना कर दिया 3 गुने करके, तो दोनों की वैल्यू बराबर हो गई। जब बराबर हो गई तब कुछ हल कर लेना है। 7x प्लस 10 बराबर 3x प्लस 30 कर दीजिए। x के x की जगह लाइए, 7x माइनस 3x करेंगे 4x आ जाएगा, 30 में 10 जाएगा 20 आ जाएगा, तो 4x बराबर 20, तो x बराबर क्या जाएगा 5 आ गया। x की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। जब x की वैल्यू हमारी 5 आ जाती है तब हमारे सारी वैल्यू हमारी पता चल जाएगी कि पुत्र की आयु कितनी होगी। यहाँ पे पूछा वर्तमान है तो x प्लस 5 थी ना, ठीक है। जब x प्लस 5 है तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे x की वैल्यू 5 आ गई, 5 आ गई तो क्या हो गया 10 वर्ष, 10 वर्ष पुत्र की वर्तमान आयु निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा, पिता की आयु निकालना है, तो पिता में 7x थी तो 7 गुणे 5 कर लीजिए और प्लस 5 और दो जोड़ देना है, तो 7 पना 35, 5 कितने हो गई 40 हो जाएगी। तो वर्तमान आयु पुत्र की 10 वर्ष होगी, पिता की 40 वर्ष हो जाएगी। अब यहाँ पे कह रहा है पुत्र और पिता की वर्तमान कुल आयु निकालना, कुल आयु मतलब जोड़ना है। 10 बेटे की आई पुत्र की और पिता की 40 आ गई, दोनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी 50 वर्ष हो जाएगी। तो 50 वर्ष किस में दिया गया है, देखेंगे बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए देखते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। सभी लोग समझ गए होंगे, उसी प्रकार से है, बस थोड़ा सा समझिएगा और आसान हो जाएगा निकालना। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना है, मतलब माना पुत्र की x मान लीजिए, पिता की 5x हो जाएगी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है, 10 वर्ष बाद। मतलब 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी 3 गुना, तो 5x धन 10 बराबर x धन 10। क्यों, क्योंकि 10 वर्ष हमने पिता में 10 किया और 10 में, क्योंकि पुत्र की 3 गुनी हो रही है तो पुत्र में हम क्या करेंगे 3 गुना कर देंगे, जो हमारा कह रहा है पुत्र की 3 गुनी हो तो पुत्र में 10 वर्ष बाद पुत्र की 3 गुनी हो जाती, इनकी वैल्यू ही हमारा समीकरण बन गया। इस समीकरण के आधार पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब ये समीकरण को चलिए सॉल्व कर लीजिए। 5x धन 10 है, 3x धन 30 हो जाएगा, 3x को 5x करेंगे 2x में आएगा और 30 में 10 करेंगे 20 आ जाएगा, तो 2x बराबर 20 आ गया। x बराबर 20/2 यानी x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 10 निकल के आ गई। जब x की वैल्यू हमारी 10 निकल के आ गई तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 5x है तो 5 गुणे 10 करिए 50 आ जाएगी, तो पिता की वर्तमान आयु 50 वर्ष आ जाएगी। अगर यहीं पे बेटे की पूछी जाती
तो क्या होता, क्योंकि बेटे का x है तो बेटे का केवल कितना 10 वर्ष ही आता। लेकिन पिता की हमने 5x, क्योंकि आयु 5x माना था, तो 5 दाम 50 वर्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आयु वाला समझ लीजिए, क्योंकि आयु से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आयु वाले आपसे बनना चाहिए। ठीक है, अब एक बेलन से प्रश्न आपके पूछा गया है पेपर में, उसको भी हम कर लेते हैं। यदि एक बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए लेकिन इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रकार के प्रश्न जितना ज़्यादा आपकी तैयारी करेंगे उतना बेहतर होगा आप सभी के लिए। तो बेलन की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए लेकिन उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो उसकी ऊंचाई निकालना है। अब समझिएगा ध्यानपूर्वक, बेलन की त्रिज्या को 3 गुना करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h होता है। तो नई त्रिज्या क्या होगी, r1 बराबर 3r हो जाएगी, और नई ऊंचाई h1 बराबर, नई त्रिज्या r1 है, ऊंचाई h1 होगी, तो क्षेत्रफल समान रहेगा। क्षेत्रफल जब समान रहेगा केवल त्रिज्या तिगुनी हो जाएगी। यहाँ पे त्रिज्या को 3 गुना करना है। ठीक है, चलिए दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। एक पहले समान लिखेंगे, 2πr/h, फिर बराबर 2π × 3r, ऊंचाई h1 हो जाएगी, यानी h बराबर 3h1 इक्वल टू h1 की वैल्यू आ जाएगी 1/3h। कितनी आएगी, 1/3h आएगी। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कितनी ऊंचाई बढ़ रही है, 1/3 गुना। कितनी ऊंचाई बढ़ेगी, 1/3 गुना ऊंचाई बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी ये समझ में आ गया, अगर त्रिज्या तिगुनी करेंगे तो ऊंचाई 1/3 गुना बढ़ेगी, त्रिज्या दुगुनी करेंगे तो हो सकता है ऊंचाई 1/2 आ जाए, तो वो फार्मूला में हमें आना पड़ेगा। ये आप सॉल्व करके सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती। अब बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि समीकरण x² - 2x - 2x + k² बराबर 0 के मूल समान है तो k का मान निकालना है। स्वाभाविक बात है, मूल वाले प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मूल वाले प्रश्नों को हमें देखना है, समझना है। कैसे देखेंगे, समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं, मूल वाले प्रश्नों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मूल वाले प्रश्न दिए गए हैं, मूल समान होने की शर्त पहले देखिए, के मान हो तो मूल समान कह रहा है ना, तो इसके लिए एक शर्त होती है, d बराबर b² - 4ac बराबर मान 0 होना चाहिए अगर मूल समान। ठीक है, अब यहाँ पे मैं 0 की बात कर रहे हैं। अब ये कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा प्रश्न हमें समझना है, और जितना बेहतर आप लोग समझ पाएंगे इस प्रश्न को, क्योंकि आपको पता है मूल वाला एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो मूल समान होने की शर्त हमने क्या जाना, कि d बराबर b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा सॉल्व क्वेश्चन यहीं से शुरुआत होता है। 2 × k + 1 पूरे का होल स्क्वायर, ये मान b² हो गया, -4ac, 4 × 1 × k² बराबर 0। अब पूरे का होल स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो गया, ऋण का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा। इसके बाद वैल्यू बनता k² + 2k + 1 -4k² बराबर 0 के। अब इसको गुणा करिए, 4k² + 8k, 4 दूनी 8k हो जाएगा, +4 -4k²। तो 4k से 4k से कट जाएगा, 4k² + 4k² माइनस, तो बचता है 8k + 4 बराबर 0। 8k + 4 बराबर 0, तो k बराबर क्या आ जाएगा, -4/8, यानी कि बराबर -1/2। तो -1/2 यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सभी लोग समझ गए हैं बेहतर तरीके से। अब आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न। प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा कि निम्नलिखित में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमें क्या लिखना है। 5 × 5 धन 35 × 35 बराबर। अब देखिए बहुत अच्छा दिया गया है। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना बहुत ही आसान होता है, बशर्ते आपका प्रैक्टिस और अभ्यास होना चाहिए।
साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है सॉल्व करना, और थोड़ा सा जो कॉमर्स और आर्ट वाले हो तो उनके लिए टफ होता है, तो समझेंगे थोड़ा सा बेहतर। 5 गुणे 5 करेंगे 25 आएगा। 35 गुणे 35 करिए, 35 का वर्ग क्या होता है 1225 होता है। तो 1225 और प्लस 25 करेंगे कितना आ जाएगा 1250 आएगा। 1250 यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस मन ही मन, अगर आप थोड़ा सा गुणा भाग आ रहा है तो मन ही मन इस प्रश्न को हल कर लेते आप, समय बच जाता है आपके लिए। अब कह रहा 0.0050 फिर 1 का घनमूल क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब रूट कैसे निकालते हैं? क्यूब रूट का मतलब घनमूल अंडर रूट के अंदर कर दीजिए 0.123451। अगर इसको हम दशमलव में तोड़ना तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं फिर 1 बटे लिख देंगे, कितने जीरो हैं 6 जीरो कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो अंडर रूट के अंदर। तो जब ये बाहर निकलेगा तो 1/100 में आ जाएगा। 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 को हम क्या लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो जो बी ऑप्शन कह रहा है 0.01, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है √5/3 का मान क्या होगा? चलिए सभी लोग सॉल्व करके बताइए। √5/3 का मान निकालिए। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं √5/3 का मान निकालना है तो हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 का गुणा करके। देखिए 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे क्या आएगा 3 5 15, 3 त्रिकाई 9, 15/9 आ गया, अर्थात √15/3। √15/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3.87298/3। √15 का यह मान होता है 0.87298 निकालेंगे तो आ जाएगा। अब इसको हम 3 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर 3 दूनी 6, 3 9 27 यानी 1.29, 1.29 यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से अगला भी प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिए। आप लोग हल कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे इसको बताइए सभी लोग। यहाँ पे कह रहा है घन 512, तो 512 किसका है सभी लोग? 8 गुणे 8, 8 का घनमूल क्या होता है 512। 512 का घनमूल 8 होता है, 8 का घनमूल 512 यानी कि यहाँ पे 8 आ गया। एक ही लाइन में हमें पता चल गई, घनमूल देखना था। अब इसमें कुछ नहीं दिया गया, अंडर रूट के अंदर दे दिया गया कि 576 है। जब कुछ नहीं दिया होता है तो फिर वर्ग में आ जाता है, अर्थात वर्गमूल आ जाता है। तो 576 किन दो संख्याओं का वर्गमूल है? 24 गुणे 24 करिए 576 आ जाएगा। करिए सभी लोग, देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार आप लोग भी चेक किया करिए। हो सकता है गुणा भाग है जो प्लस माइनस है, हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए चेक अवश्य करिए आप लोग। कक्षा 4 के छात्र करण को संख्याओं और गणनाओं की समस्या हो रही है। क्या कह रहा है? कक्षा 4 के छात्र करण को संख्या और गणनाओं में समस्या हो रही है। मतलब कक्षा 4 के छात्रों को संख्या को गणना करने में समस्या हो रही है। तो किस विकलांग तो संख्या को गणना करना क्या बोलते हैं? डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया। डिस्कैल्कुलिया जो होता है लिखने संबंधित होता है, यानी गणना संबंधित को डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी होता है। डिस्प्रेक्सिया उतार चढ़ाव बोलने संबंधित होता है। डिसलेक्सिया अगर आवाज़ में अटक रहा है, अटक कर बोला, उसे डिसलेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, ये विकार हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न, मैंने इस 1 लीटर बोतल को भरने के लिए समान आकार की 2 छोटी बोतलों पर पानी डाला। ठीक है, कितना पानी डाल दिया हमने? अब 2 छोटी बोतलों को पानी डालने के बाद प्रत्येक छोटी बोतल में कितना पानी आएगा? 1 लीटर की बोतल को भरने के लिए समान आकार की 2 छोटी बोतलों पर पानी डाल दिया।
तो प्रत्येक छोटी बोतल में कितने आएगा? 1 लीटर का आधा कितना होता है भाई? 1 लीटर में 1000 ml होता है। दो दो बोतल है तो 2 को से भाग कर दीजिए तो 500 ml आ जाएगा। तो एक बोतल में 500 ml भरेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न। अगर तीसरी क्लास का बच्चा भी इस प्रश्न को लगा लेगा। ये आपके टेट एग्जाम में पूछा गया, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लिया गया, डायरेक्ट न पूछ के इनडायरेक्ट पूछा गया। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो ज्यामिति के जनक सभी लोग जानते हैं, किसको बोलते हैं? पाइथागोरस, भास्कराचार्य, यूक्लिड या ब्रह्मगुप्त, किसको बोलते हैं सभी लोग बताइए। जी हाँ, सभी को कमेंट करना है। ज्यामिति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, जब भी ज्यामिति की बात की जाती है यूक्लिड का नाम आता है। प्राचीन ग्रीक गणितज्ञ, इन्होंने लगभग 300 ईसा पूर्व अलेक्जेंड्रिया में रहते थे और अपने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एलिमेंट्स में उस समय के सभी ज्यामिति ज्ञान को तार्किक सिद्धांतों के रूप में संकलित और व्यवस्थित किया इन्होंने। तो यूक्लिड इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ेंगे आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी बहुत ही प्यारा सा है और प्यारा सा आप लोग फीडबैक करेंगे। कह रहा कि एक गृहिणी 1 लीटर 960 मिलीलीटर दूध और 840 मिली तेल खरीदता है या खरीदती है। गृहिणी है तो दूध और तेल का अनुपात निकालना। 1 लीटर 960 ml, तो 1 लीटर में 1000 होता है। 1000 ml और 960 ml को जोड़ देंगे तो 1960 ml बन जाएगा। और अनुपात में यानी बटे में 840 ml कर दीजिए। सॉरी 840 है, बस दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। 0 से 0 काटिए, 196 बटे 84 आएगा। और कितना होता है? 84 का 3 भाग करिए, कितने से आएगा? 28 आ रहा है। कितना आ रहा है? बराबर 7/3 आ जाएगा वैल्यू। 7/3 विकल्पों के अनुसार देखिए, 7/3 का तात्पर्य होता है अगर अनुपात में निकालें तो 2:1 हो जाएगा। 7/3 का मतलब 2:1 के अनुसार हो जाएगा। ये त्रुटि हो गई होगी प्रिंटिंग में यहाँ पे, तो 2:1 सही होगा यहाँ पे। और अक्सर ऐसे ही एग्जाम में त्रुटियाँ होती हैं ऑप्शन को लेके। 360 माह में 2.5 वर्ष का अनुपात निकालिए। 360 माह है तो 205 मतलब 2.5 वर्ष का कितना अनुपात होगा? 12 वर्ष का 1 वर्ष होता है तो 12 दूनी 24, 5 कितना होगा? 2.5, 24 और 6 30 माह, तो 0 से 0 कट गए। 36/3 तो 12:1 आ जाएगा। 12 36 होता है, 12:1। तो 1:12 नहीं करना है, गलती मत करिए, ये 12:1 ही करना है, क्योंकि बड़ी संख्या 360 माह पहले है और अक्सर एग्जाम में गलतियां होती हैं। अगला, यदि ए को 2/3 और बी को 4/5 के बराबर हो तो ए बटे बी के वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ए को 2/3 मतलब 2/3 ए तिहाई कर दीजिए और 4/5 बी को कर दीजिए। अब ए बटे बी की वैल्यू निकालिए। तो ए बटे बी बराबर यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी? 4/5 गुणे 3/2। अक्सर बटे में उलट संख्या दी जाती है, तो बराबर 2 दूनी 4, 2 3 6/5 आएगा। 6/5 यानी ये देखिए कैसे संख्या। मान लीजिए 1/2 की भागे 4/5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 इसको गुणे करेंगे 5/4 लिख देंगे। नीचे की वैल्यू उल्टा कर देते हैं गुणा में। इसी प्रकार से जैसे आपको इसमें आपको वैल्यू हमने क्या किया? पहले 2/3 तो 2/3 कर दिया। 4/5 है ना, इसके बटे में 4/5 था तो इसको हम ऊपर ला के 5/4 कर देते। 4/5 क्योंकि ऑलरेडी अनुपात में था ना, तो 2/3, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? 6:5 सही हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे विज्ञान का जनक मानते हैं? तो विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? सभी लोग जानते हैं, विज्ञान के जनक गणित को मानते हैं। मैथमेटिक्स को विज्ञान का जनक माना जाता है। फिर आगे की मुख्य उपचारात्मक निर्देश क्या होता है? तो मुख्य उपचारात्मक जो निर्देश होता है वह शाखा कार्यक्रम और समायोजी उपकरण, ये दोनों कहला जाते हैं। तो ये सी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ घटाना हो
ऋण का अर्थ गुणा हो और भाग का अर्थ जोड़ हो और गुणा का अर्थ भाग हो तो मान बताइए। ये अक्सर इस प्रकार से 2-3 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो चिन्हों को परिवर्तित करना है। ठीक है, पहला हमारी संख्या माइनस आ रही, तो माइनस को क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ गुणा करना है, तो गुणा कर लीजिए। फिर 3 आ गया, प्लस आ रहा है तो प्लस का अर्थ घटाना कर लेना है। फिर 10 कर लीजिए। अब गुणा आ रहा है, गुणा की जगह क्या करना है, भाग करना, तो यहाँ पे भाग कर लीजिए। फिर 5 कर दीजिए। फिर आ रहा भाग, तो भाग की जगह हमें क्या करना है, भाग की जगह जोड़ना है, तो जोड़ कर दीजिए 5। ये आपकी बन गया समीकरण प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब इसको आप हल कर लीजिए। 5 गुणे 3 यानी 15, 3 45, 5 का भागे 10 दोगे 2 आ जाएगा, धन 5। 45 ऋण 2 धन 5, 45 5 50 में 2 जाएगा, 48 आएगा। 48 जो बी ऑप्शन में दिया गया है वह हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दिए गए इंटरचेंज चिन्ह मतलब भाग की जगह गुणा, भाग और गुणा को आपस में बदलना है और संख्या 3 और 2 को आपस में बदलना है। इंटरचेंज वाला थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 3 और 2 को आपस में बदलना है। नए व्यंजक क्या बनेगा, 14 गुणे को भाग कर देना, तो भाग कर दीजिए। 3 है तो 2 कर दीजिए, गुणे 3 कर दीजिए। ये इंटरचेंज के आपका नया शब्द बन जाएगा। और बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम भाग की क्रिया करते हैं। तो 2 सत्ते 14, 7 गुणे 3 7 त्रिक 21, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी लोगों ने समझा। परीक्षा आइटम निम्न प्राप्तकर्ताओं और उच्च प्राप्तकर्ताओं में भेद नहीं कर सकता है जब इसका मान कम हो। किससे कम होगा, जो परीक्षा आइटम होता है प्राप्तकर्ता और उच्च प्राप्तकर्ताओं में भेद नहीं कर पाए, इसका मान किससे कम होना चाहिए। तो इसका मान जो है आपका 0.30 से कम होता है। परीक्षा आइटम प्राप्तकर्ता में उच्च प्राप्तकर्ता में भेद नहीं कर सकता, जब इसका मान 0.30 होता है तो वह भेद नहीं कर सकता। यह आपको ध्यान रखना है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा होती। सबसे व्यापक और विस्तृत अवधारणा किसकी होती है, परीक्षा, उद्देश्य, माप या मूल्यांकन की। तो सबसे व्यापक और विस्तृत जो अवधारणा होती है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की होती है। इसलिए डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सबसे वांछनीय हो जाएगा, यहाँ पे सबसे वांछनीय इसमें कौन होगा, शिक्षक श्यामपट्ट का सदुपयोग करें। तो सदुपयोग करना, शिक्षक को स्पष्ट और जोर से बोलना चाहिए, शिक्षक को छात्रों को कक्षा में शोर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, या शिक्षक को विषय वस्तु के यथासंभव कठिन पहलुओं की व्याख्या करनी चाहिए। तो देखिए सबसे वांछनीय इसमें यही है कि शिक्षक को क्या करना है, विषय वस्तु को यथासंभव कठिन पहलुओं को व्याख्या कर दे, ताकि कठिन पहलू जो हो वो बच्चे समझें, उसका अर्थ स्पष्ट से समझ सकें। ये बेहतर आपका हो जाएगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस संसाधन का उपयोग शिक्षकी त्रिविमी अर्थात 3D वस्तुओं को, ज्यामिति को समझने के लिए करता है। तो इसके समझने के लिए क्या किया जाता है, इसको समझने के लिए क्या करते हैं सभी लोग बताइए। इसको समझने के लिए टेनिस गेंद, एक कमरा, एक हाल तीनों कर सकते हैं, लेकिन बेलनाकार छड़ को छोड़कर इन तीनों को कर सकते हैं। तो सी को छोड़कर सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, सूचना मॉडल किसको महत्व देता है। जो सूचना मॉडल होता है वह आपको किसका महत्व देता है, संज्ञानात्मक पहलू को, प्रभावी पहलू को, साइकोमोटर को, या दिए गए सभी विकल्प। ये तो आप जानते होंगे, जो सूचना मॉडल होता है आपके संज्ञानात्मक पहलू को भी महत्व देता है, प्रभावी पहलू को भी महत्व देता है, साइकोमोटर को भी महत्व देता है, अर्थात ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस, डी ऑप्शन सही होगा। तो ये रहे आपका मैथ का PYQ सीरीज हमने सॉल्व किया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और हर पेपर के आपके PYQ हम सॉल्व कर रहे हैं विद डिटेल के साथ। तो PYQ सीरीज चल रही है, PYQ सीरीज को ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी बेहतरीन कीजिए। मिलते हैं आपके अगले सेशन, अगले PYQ सीरीज पे। तब तक के लिए सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। शाम सवेरे।